Hello students, today I will start off with the topic of theories of wages. This theory is covered under the topic is covered under the subject business economics for the students of BCom 4th semester. In the last class I told you all about what are wages, what are its concepts and various types, and today in this class I'll be dealing with the two theories of wages. There are many theories of wages, but today I'll be giving you the lecture on two theories of wages. Okay. So, first theory is the wage fund theory. As the name itself suggests that this theory is totally based on the wage fund. Now, what is wage fund? Now, wage fund is that portion of the capital which is kept aside by the businessman. Okay? कैपिटल का जो पोर्शन बिजनेसमैन अलग रख लेता है, किस लिए रखता है? वेजेस को देने के लिए, उसी को हम कहते हैं वेज फंड. तो ये थ्योरी पूरी जो है वेज फंड थ्योरी पे बेस्ड है. इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था J.S. मिल ने. दिस थ्योरी वाज propounded बाय J.S. मिल एंड अकॉर्डिंग टू J.S. मिल जो लेबर के जो वेजेस हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं. एक तो पॉपुलेशन पे एंड सेकेंड वन इज द कैपिटल. ओके, सो अकॉर्डिंग टू मिल द वेजेस ऑफ लेबर डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन एंड द कैपिटल. अब जिस प्रपोर्शन में पॉपुलेशन और कैपिटल में जो वेजेस डिटरमिन होते हैं, ठीक है, उसी को हम वेज फंड थ्योरी कहते हैं कि किस प्रपोर्शन में पॉपुलेशन और जो हमारा वेज फंड हमने निकाला है या बनाया है, किस प्रपोर्शन में हम रखें, तो दैट इज कॉल्ड द वेज फंड थ्योरी. ठीक है. वेज फंड क्या होता है? वेज फंड का मतलब होता है कि दैट पोर्शन ऑफ द कैपिटल which is available or which is kept aside for making the wages to the labor. ठीक है, इसको हम वेज फंड कहते हैं. और पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन का मतलब होता है द सप्लाई ऑफ लेबर. ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ लेबर. तो जो वेज फंड का कॉन्सेप्ट है वो पूरा सप्लाई ऑफ लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है. राइट. एंड हाउ इट इज डिपेंडेंट? इट इज डिपेंडेंट इन द वे that if the supply of labor increases the general wage rate will go down. अगर वेज लेबर की सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो जनरल वेज रेट जो है वो फॉल आउट कर जाएगा, और अगर लेबर की सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो जनरल वेज रेट जो है इंक्रीज कर जाएगा. यानी देयर कैरीज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दी वेज फंड एंड दी सप्लाई ऑफ लेबर. Now see, this is given in the formula also that general wage rate is equal to wage fund upon number of workers. दिया है यहाँ पे. अब यहाँ आप देख रहे हैं इस फॉर्मूला में एक बार डायरेक्ट रिलेशनशिप है और एक बार इनवर्स रिलेशनशिप है. ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप का है जनरल वेज रेट की जो है वेज फंड से डायरेक्ट रिलेशनशिप है. राइट. यहाँ आप देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, और जनरल वेज रेट और नंबर ऑफ वर्कर्स में इनवर्स रिलेशनशिप है कि नहीं है? यानी अगर वेज फंड बढ़ेगा तो जनरल वेज रेट भी बढ़ेगा. इसका मतलब यही हुआ डायरेक्ट रिलेशनशिप का. एंड व्हेन यू सी दैट जनरल वेज रेट एंड नंबर ऑफ वर्कर्स आर कैरिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो वेज रेट कम होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स घटेंगे तो वेज रेट ज़्यादा होगा. यही बात बोला गया है. सी, the size of the wage fund at a given time is more or less is given, and if the supply of labor increases the general wage rate will go down. This is what is being said. और यही जो है इस फॉर्मूला में भी बताया गया है कि there is a direct relationship between the wage rate and the wage fund and indirect relationship between the number of workers and the general wage rate. कहने का मतलब ये हो जाता है कि जो वेज है, द वेज फंड, इसको क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ द पास्ट सेविंग्स. कैसे क्रिएट किया जाता है? जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन को वेज फंड थ्योरी में कैपिटलिस्ट भी बोला गया है. तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी पास्ट सेविंग से वेज फंड को क्रिएट करते हैं, और ये फिक्स्ड रहता है एक गिवन टाइम पीरियड तक. यानी जो भी टाइम पीरियड में अपने वर्कर्स का वर्क करा रहे हैं वहाँ पे वर्कर्स की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी चाहे जो हो, लेकिन वेज फंड, वेज आपका जो है वो फिक्स रहेगा. ठीक है. आगे देखते हैं हम लोग. इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया. पहला क्रिटिसिज्म क्या है? दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द वेज फंड ओरिजिनेटेड. ये थ्योरी नहीं बताती कि वेज फंड का ओरिजिनेशन कैसे हुआ या वेज फंड की हम साइज कैसे डिटरमिन कर रहे हैं. दिस थ्योरी डज नॉट टेल्स.
ओके, द सेकेंड पॉइंट इज द थ्योरी डज नॉट गिव अटेंशन टू द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। अभी अभी मैंने इस पॉइंट पे फोकस किया कि यहाँ पे वेज रेट को फिक्स कर दिया जाता है, वेज फंड इज फिक्स्ड फॉर द गिवन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेबर ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा जिनकी प्रोडक्टिविटी है, तो नॉर्मली उनको ज़्यादा वेजेस मिलना चाहिए। लेकिन इस थ्योरी में ऐसा नहीं होता है, दिस डज नॉट हैपन इन दिस थ्योरी, एंड दिस थ्योरी डज नॉट गिव अटेंशन टू द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। लेबर हार्ड वर्किंग है, लेबर अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छी प्रोडक्टिविटी है, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, एंड लेबर को उतना ही वेज मिलेगा जितना कि फिक्स किया जा चुका है। Next is the criticism is that the demand of for labor is not determined by the size of wage fund as arrived by the wage fund theory। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ सप्लाई ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, डिमांड ऑफ लेबर की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि डिमांड ऑफ लेबर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन होता है तभी तो हमें पता चलता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ रही है, और उसी पॉइंट पे हम लोग वेजेस को डिटरमिन करते हैं। बट यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर को कंसिडर ही नहीं किया गया है, और जो साइज ऑफ वेज फंड है वो अराइव की जा रही है बाय द सप्लाई ऑफ लेबर। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ द वेज फंड थ्योरी। नेक्स्ट, मूव अहेड टू द सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस? सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि हमें मिनिमम कितना अर्निंग होनी चाहिए टू सो दैट वी कुड रन अ लाइवलीहुड, ठीक है। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास कितनी अर्निंग्स होनी चाहिए, मिनिमम कितनी अर्निंग होनी चाहिए कि हम अपनी लाइवलीहुड को चला सकें, वी कुड अर्न आवर लाइवलीहुड। तो सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस कहती है कि वेजेस हम जो डिटरमिन करते हैं, कम से कम इतना वेजेस हम डिटरमिन करते हैं कि जो लेबर है अपनी जीविका को, अपनी लाइवलीहुड को वो बियर कर सके। ओके, सो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। अब ये थ्योरी जो है इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय द जर्मन इकोनॉमिस्ट लैसले, ठीक है। और उन्होंने इस थ्योरी को आयरन लॉ ऑफ वेजेस और द ब्रेजन लॉ ऑफ वेजेस भी बोला है। ओके, ही टर्म दिस थ्योरी एज द आयरन लॉ ऑफ वेजेस और द ब्रेजन लॉ ऑफ वेजेस। अच्छा, ये थ्योरी जो है मैल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर भी बेस्ड है। कैसे बेस्ड है? आई विल बी टेलिंग यू। देखिए, यहाँ पे इस थ्योरी में जो वेज रेट है कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वहाँ पे डिटरमिन होता है वेज रेट जहाँ पे वर्कर्स का जो सबसिस्टेंस लेवल है वेज रेट के बराबर हो जाए, यानी जितना पैसा को चाहिए अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, तो वही जो है उनका वेज रेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक सबसिस्टेंस लेवल जो है बना दिया जाता है कि ये इतना सबसिस्टेंस लेवल है और यहीं पे जो है इतना ही हमें वेज रेट देना है, यानी इतना ही अर्निंग जो है लेबर के लिए ज़रूरी है ताकि वो खा पी सके, अपनी फैमिली को देख सके, इतना ही अमाउंट इज रिक्वायर्ड। सो द क्वांटिटी ऑफ मनी विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सब्सिस्टेंस ऑफ वर्कर्स दैट बिकम्स द वेज रेट ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। अब मान लीजिए अगर वेज रेट एक्सीड कर जा रहा है सबसिस्टेंस लेवल से, सो द सप्लाई ऑफ लेबर विल इंक्रीज। क्यों सप्लाई ऑफ लेबर विल इंक्रीज? अब यहाँ पे देखिए आपका मैल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से कोरिलेशन है। कैसे कोरिलेशन है? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि द सप्लाई ऑफ लेबर विल इंक्रीज। वाई द सप्लाई ऑफ लेबर विल इंक्रीज? बिकॉज व्हेन द वेज रेट एक्सीड्स द सबसिस्टेंस level, so the laborers will get married and they will supply more of the population। तो यहाँ पे मैल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को इसलिए यहाँ पे अटैच किया गया है बिकॉज यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जा रहा है कि अगर वेज रेट सबसिस्टेंस लेवल से ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब उनके पास जितना उनको जीविका चलाने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है, अगर उनको एक्स्ट्रा उससे कुछ मिल रहा है, उससे ज़्यादा अगर उनको वेज मिल रहा है, तो सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज करेगी। और अगर तो सप्लाई ऑफ लेबर क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि वो लोग मैरी करेंगे एंड मैरी करने के बाद दे विल प्रोड्यूस चिल्ड्रेन एंड वो फिर लेबर देयर चिल्ड्रेन विल ऑल्सो वर्क एज अ पॉपुलेशन ऑफ द लेबर, ठीक है। तो इसलिए अगर वेज रेट एक्सीड्स द सबसिस्टेंस लेवल तो सप्लाई ऑफ लेबर विल इंक्रीज, एंड इफ वेज रेट फॉल्स बिलो द सबसिस्टेंस लेवल सो द सप्लाई ऑफ लेबर विल डिक्रीज। अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर वेज रेट सबसिस्टेंस लेवल से कम है, यानी जितना ज़रूरी है उससे अगर हमें कम मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर अपनी लाइवलीहुड ही अर्न उतनी नहीं कर पाएंगे, तो फिर
फिर यहाँ पे मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि अगर उतना नहीं कर पाएंगे, उतना वेज रेट अगर नहीं कंसिडर हो पाएगा तो फिर नो वन विल मैरी एंड फिर पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. दिस इज बीन प्रेजेंटेड इन दी फॉर्म ऑफ अ डायग्राम ऑल्सो. तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है सबसिस्टेंस लेवल ऑफ वेजेस कैसे डिटरमिन हुआ है. देखिए यहाँ पे जो है इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि जो ओ एक्स यानी आपका जो एक्स एक्सेस है यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर है, और ओ वाई पे आपका वेज रेट यहाँ पे दिया हुआ है, और ओ डब्ल्यू जो है आपका सबसिस्टेंस वेज है. ठीक है, ओ डब्ल्यू क्या है? इट इज दी सबसिस्टेंस वेज, यानी इतना वेज हमको कम से कम लेबर को देना ही देना है फॉर देयर सबसिस्टेंस लेवल. ठीक है, एट ओ डब्ल्यू वेज रेट सप्लाई ऑफ लेबर इज परफेक्टली इलास्टिक. ये देखिए, ये परफेक्टली इलास्टिक है. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? डिमांड बढ़े चाहे डिमांड घटे, जो वेज रेट फिक्स हो चुका है वही वेज रेट चलता रहेगा, है ना. द सप्लाई ऑफ लेबर में इंक्रीज, द डिमांड फॉर लेबर में इंक्रीज, द डिमांड में डिक्रीज, बट द वेज रेट विल रिमेन दी सेम. ठीक है, और उसके बाद बोला है इफ द सप्लाई ऑफ लेबर इज परफेक्टली, द वेज रेट कैन नीदर फॉल बिलो ओ डब्ल्यू नॉर इट कैन इंक्रीज द अबव एट द लेवल ऑफ ओ डब्ल्यू. क्योंकि यहाँ परफेक्टली इलास्टिक है तो वेज रेट ना तो इससे ऊपर जाएगा ना इससे कम जाएगा. ठीक है, although the demand increases from DD to D1, yet the wage rate remains the same at OW. भले डिमांड आपकी D से D1 हो जाए या डिमांड घट के जो है D2 हो जाए, जो भी डिमांड हो जाए, लेकिन आपका वेज जो है इट विल रिमेन द सेम. और वेज रेट क्या डिटरमिन किया गया है? OW डिटरमिन किया गया है. क्रिटिसिजम्स ऑफ दिस थ्योरी. इस थ्योरी की क्रिटिसिजम्स क्या क्या हैं? सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि दिस थ्योरी इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द सबसिस्टेंस लेवल. सबसिस्टेंस लेवल को एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे डिटरमिन करें कि क्या वेज हम दें कि लोग जो है अपनी अर्निंग्स से अपनी लाइवलीहुड को चला सकें. तो ये डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो वर्कर्स हैं, हर वर्कर्स की अलग अलग वांट्स होती है, उनकी फैमिली साइज अलग अलग होती है, तो इट बिकम्स एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन द सबसिस्टेंस लेवल. तो ये पहला क्रिटिसिज्म हुआ. दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि ये थ्योरी जो है दिस थ्योरी डिटरमिन्स द वेजेस ओनली फ्रॉम द सप्लाई साइड एंड इग्नोर्स द डिमांड साइड. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन कि डिमांड साइड को पूरा पूरा इग्नोर कर देती है थ्योरी और सिर्फ सप्लाई साइड पे ही फोकस करती है ना. अभी हम लोग ने पढ़ा था कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है, अगर सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज होता है तो वेज रेट डिक्रीज हो जाएगा, और सप्लाई ऑफ लेबर अगर डिक्रीज होता है तो वेज रेट इंक्रीज हो जाता है. तो सप्लाई पे ही सिर्फ इस थ्योरी में फोकस किया गया है, इस थ्योरी में डिमांड साइड पे फोकस नहीं किया गया है. Next theory is that this theory makes us believe that the wage rate will be uniform in all the occupation. इस थ्योरी में ये माना गया है कि जो वेज रेट डिटरमिन हो रहा है वो हर एस्टैब्लिशमेंट्स में, हर ऑक्यूपेशन में सेम रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है. हर अलग अलग ऑक्यूपेशन में, एस्टैब्लिशमेंट्स में अलग अलग वेजेस होते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंस इन दी वेज रेट इन डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज दैट कि द वेज रेट इंक्रीजेज अबव द सबसिस्टेंस लेवल, तो द ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स विल इंक्रीज इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ फैक्ट. देखिए, अब इसमें बोला गया है कि अगर वेज रेट अधिक होता है तो जो लेबर फोर्स की जो सप्लाई है, द ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स इज बिकॉज की द लेबर्स विल मैरी एंड दे विल सप्लाई द लेबर फोर्स. तो ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस. ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि भाई लेबर को अगर ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, सबसिस्टेंस लेवल से ज़्यादा अगर वेजेस मिलेंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा. तो इसको कंसिडर नहीं किया गया, यहाँ पे पॉपुलेशन को कंसिडर किया गया, विच इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट. देन नेक्स्ट इज दिस थ्योरी इज नॉट इक्विटेबल एज इट इज अनजस्ट टू कीप द वेज रेट टू द सबसिस्टेंस लेवल. ये थ्योरी अनजस्ट क्यों है? अनजस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी वेजेस दिया जाता है वो सबको यूनिफॉर्म दिया जाता है ना. लेकिन अगर किसी लेबर की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, अगर उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी अच्छी है, उसका प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि दैट पर्सन, दैट लेबर इज एंटाइटल फॉर मोर वेजेस. लेकिन यहाँ पे ऐसा दिस थ्योरी डज नॉट कंसिडर सो, एंड इट प्रोवाइड्स इक्वल वेजेस टू ऑल. सो these are the criticisms of this theory. Hope you have understood the theories, and और भी theories हैं which I'll be dealing up in the next lecture. Okay, thank you so much.